सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, एक सवाल आया है कि कौन से मेटल में श्री यंत्र बनाया जाए और कौन से मेटल में श्री यंत्र नहीं बनाया जाए। इस पर अगर मैं चर्चा करना शुरू करूंगा, मुझे लगता है 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि हर मेटल की अपनी एक खासियत होती है। हर मेटल का अपना एक एडवांटेज होता है और अपना एक डिसएडवांटेज होता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे सोना होता है, ये होता है गर्म, सोना गर्म होता है। अगर आप आयुर्वेद, अगर मुझे सुनने वाले कुछ लोग, अगर कोई इंसान आयुर्वेद का जाता है तो वो ये जानते होंगे कि आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको शराब के साथ पिया जाता है, कुछ शराब में मिक्स करके पिया जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ लोग तामसी माने या कुछ भी माने, लेकिन आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शराब के साथ पी जाती हैं। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि रावण सोने के ग्लास में मदिरा पिया करता था। ठीक है, क्योंकि सोना होता है गर्म। हर मेटल का एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। ठीक है, अब हमारे मानव जीवन में गर्मी भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं है और ठंडक भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं है। हर चीज़ का हमें बैलेंस चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल चांदी है ठंडी, ठीक है, सोना होता है गर्म। ठीक है, तो हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो सामने वाले की ऑरा को देखकर डिसाइड किया जाता है या सामने वाला किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सामने वाले को अभी क्या चाहिए, किस चीज़ की वो ज़रूरत है, उसको सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से मेटल का श्री यंत्र उस इंसान के घर में सही रहेगा। ज़्यादातर लोग आजकल भारत में क्या होता है कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है उसके अनुसार हम यंत्र खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी परचेसिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो सोने का श्री यंत्र लेगा। जिसकी परचेसिंग कैपेसिटी थोड़ा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो चांदी का श्री यंत्र बनवाता है। जो गरीब होता है वो तांबे का यंत्र बनवाता है। ये श्री यंत्र को बनाने के लिए मेटल सिलेक्ट करने का ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही नहीं है कि भाई आपकी परचेसिंग कैपेसिटी जैसी है वैसा ही यंत्र बनाना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर घर में तांबे का यंत्र भी जागृत होके आ जाए तो वो घर में सोना ले आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ठोस चांदी का श्री यंत्र भी घर में आ जाए तो वो घर में सब कुछ ठंडा कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस परिस्थिति में है, सामने वाले की ऑरा क्या है, सामने वाले का गोत्र क्या है, उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है कि कौन से मेटल का श्री यंत्र वो लेगा, उसे लेना चाहिए। अब ये बात तो हो गई मेटल्स की। अब बात करते हैं पत्थर की। आपको पता होगा श्री यंत्र स्टोन्स में भी मिलता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो कॉमन स्टोन है जिसमें श्री यंत्र बनाया जाता है वो है स्फटिक, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इससे ज़्यादा पता ही नहीं है। आपको ये नहीं पता होगा कि श्री यंत्र मूंगे का भी बनता है। वो मूंगा पत्थर जो होता है लोग अंगूठियों में पहनते हैं, उसका बनता है। श्री यंत्र पन्ने का बनता है, पन्ना। श्री यंत्र मरगज का बनता है। श्री यंत्र ग्रेनाइट का बनता है। श्री यंत्र बहुत सारे स्टोन्स का बनता है, लेकिन जो कॉमन स्टोन है जिससे श्री यंत्र बनाया जाता है वो होता है स्फटिक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ श्री यंत्र जो स्फटिक में बनता है उसकी शक्ति क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, पत्थर को मैं मेटल से इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेटल में श्री यंत्र बनाते वक्त कोई गलती हो जाए या कोई ज्योमेट्री में मिस्टेक हो जाए तो उस मेटल को फिर से पिघला के नया शेप दिया जा सकता है, हम उससे उन गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन जो पत्थर का यंत्र होता है ना, वो बनता है हथौड़ी और छेनी से। एक बार अगर गलत हथौड़ी पड़ गई तो खत्म, वो फिर रॉन्ग हो गया यंत्र। ठीक है, इसलिए पत्थर का यंत्र बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई, क्योंकि एक बार रॉन्ग पत्थर पड़ा, एक त्रिकोण उड़ गया, एक चिप आउट हो गया, बात खत्म, पूरा यंत्र बेकार हो गया पूरा। फिर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो होता है ना थोड़ा सा पोर्शन उसको घस देते हैं, सैंड पेपर से घस देते हैं और फिर उसको श्री यंत्र के नाम से बेच देते हैं। जिसको श्री यंत्र की ज्योमेट्री नहीं पता वो खरीद लेता है, वो खंडित यंत्र खरीद लेता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ श्री यंत्र की शक्ति। स्फटिक का जो श्री यंत्र होता है उसकी शक्ति क्या है। ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं, सचिन भैया श्री यंत्र चाहिए 2 किलो की स्फटिक का, 2.5 किलो के स्फटिक का। मैं बताता हूँ स्फटिक की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको ये पता होगा कि आज से 200 साल पहले
जापान जो देश है उसने एक घड़ी का मूवमेंट निकाला था। उस मूवमेंट का नाम था क्वार्ट्स मूवमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल के बिल्कुल बाजू में एक छोटा सा स्फटिक का टुकड़ा लगता है, और स्फटिक के टुकड़े के बिल्कुल बाजू में, मतलब जब सेल की जो तरंगे होती हैं वो स्फटिक को टच करती हैं, और स्फटिक से जो घंटे का कांटा होता है, मिनट का कांटा होता है, सेकंड्स का कांटा होता है, वो घूमता है। ठीक है, मतलब स्फटिक क्या करता है, सेल जिसकी बहुत कम तरंगे होती है इलेक्ट्रिक की, वो बहुत कम तरंगों को एम्पलीफाई करता है, जिससे वो सेल, जिससे वो घड़ी चलती है। ठीक है, और जापानीज क्वार्ट्स इतनी परफेक्ट घड़ियां निकली हैं कि आज से उसके पिछले 200 सालों में स्विस वॉचेस बनी, ऑटोमेटिक वॉचेस बनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना हाथ आजमाया, करोड़ों रुपए की वॉचेस बनी, लेकिन जापानीज क्वार्ट्स का कोई कंपटीशन नहीं है। आज के ज़माने में भी जापानीज क्वार्ट्स महंगी आती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल घड़ियाँ एक सेल में अगर 1 साल निकालती हैं, तो क्वार्ट्स एक सेल में 7 साल निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उस पर स्फटिक, जो क्वार्ट्स जो है, क्वार्ट्स का मतलब है स्फटिक, तो वो इंजन मशीन के अंदर क्वार्ट्स लगा होता है। तो वो क्या, इसका मैकेनिज्म मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सेल से जो इलेक्ट्रिक तरंगें निकलती हैं वो स्फटिक से गुजरती हैं। स्फटिक क्या करता है, उस तरंगों को एम्पलीफाई करता है, मतलब कई गुना बढ़ा देता है, और उसके कारण वो घंटे के, मिनट के, सेकंड्स के कांटे चलते हैं। तो इससे वो एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, और वो परफेक्ट एक्यूरेसी के लिए भी जाना जाता है, सही टाइम बताने के लिए जाना जाता है। और आप सोचो, ये मैं नहीं बोल रहा, आप चाहो तो थोड़ा मार्केट सर्वे कर लो, आपको पता लगेगा जापानीज क्वार्ट्स का पिछले 200 सालों में कोई कंपटीशन नहीं। अमेरिका, इंडिया, बहुत सारी, चाइना, बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की, स्विस वॉचेस, लेकिन स्विस वॉचेस भी जापानीज क्वार्ट्स की कंपटीशन नहीं कर पाई। सोचो, एक छोटा सा 1 ग्राम का भी नहीं, कहते 0.14 ग्राम, 0.04 ग्राम का छोटा सा स्फटिक का पत्थर लगता है उस इंजन के, उस मशीन के अंदर, उस मूवमेंट के अंदर। तब जाके वो यंत्र, वो मशीन को, वो घड़ी को कम से कम 5-6 साल चलाता है, एनर्जी एफिशिएंट बना देता है, एक्यूरेट बना देता है, टाइमली एक्यूरेट बना देता है। सोचो वो छोटा सा पत्थर कितना काम करता है। और आप उसके कंपैरिजन में ये सोचो कि आधे किलो का, पौने किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का जब श्री यंत्र स्फटिक में जागृत किया जाएगा, 2 किलो का स्फटिक का पत्थर जब उसको तराश कर श्री यंत्र बनाया जाएगा, और उस श्री यंत्र को विधि के साथ जागृत किया जाएगा हवन ववन करके, तो सोचो वो यंत्र क्या होगा। क्या होता है ना, हमें जीने के लिए हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए होता है। नॉर्मल एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए। किसी भी चीज़ की बाढ़ मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है। स्फटिक का श्री यंत्र सिर्फ साधक ही अपने घर में रखते हैं, क्योंकि साधकों की मंजिल अलग है, साधकों का उद्देश्य अलग है। साधक पैसों के लिए श्री यंत्र नहीं बनाते, समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए श्री यंत्र नहीं बनाते। वो शक्तियों को सिद्ध करते हैं, वो शक्तियों की सिद्धियां करते हैं, वो शक्तियों को समझने के लिए, वो ब्रह्मांड की, कुदरत की शक्तियों को समझने के लिए श्री यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य अलग है। जो कॉमन मैन है, मुझे लगता है उसने स्फटिक के श्री यंत्रों को जागृत नहीं करना चाहिए, जागृत नहीं करवाना चाहिए। एक कॉमन जो फैमिली मैन है, उसका उद्देश्य क्या है? वो अपने घर में समृद्धि चाहता है, वो घर में लक्ष्मी का आगमन चाहता है, घर में सब खुशियाँ चाहता है। जो 64 तरह की वेदों में लक्ष्मियाँ बताई गई हैं, उन लक्ष्मियों का समावेश वो उस यंत्र में चाहता है। ठीक है, वो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म, मैंने आपको बताया था अभी कि गर्मी भी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान करती है, ठंडक भी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान करती है ना। तो कभी भी एक नॉर्मल इंसान मेटल के अंदर श्री यंत्र बनवाए तो अच्छा रहेगा। अब मेटल कौन सा हो, उसके लिए डिसाइड किया जाएगा उसकी ऑरा के अनुसार। आई होप आपको समझ गया होगा कि जो स्फटिक का श्री यंत्र होता है वो कितना शक्तिशाली होता है, और मैं मानता हूँ साधकों ने ही उसकी पूजा करनी, उसकी सेवा करनी चाहिए। जो फैमिली मैन हैं, जो सौभाग्य चाहते हैं, जो घर में खुशखबरियाँ चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं घर में, उन्होंने मेटल के श्री यंत्र पर जाना चाहिए। अब वो मेटल में कौन सा शेप हो,
कूर्म पुष्ट हो या महामेरु हो या फ्लैट हो, वो जो यंत्र जागृत कर रहा है, जो अपनी विधि से जागृत कर रहा है, वही आपको बताएगा। आई होप आपको ये ज्ञान अच्छा लगा होगा। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्ण।